Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर हम करने वाले हैं एसटी नंबर 39 का डिस्कशन। तो फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी एस्पायरेंट्स अगर वैसे स्पीड टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप समझ गए होंगे इसको पढ़ के कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको करना होगा रीड। अब यहाँ पे रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्किम इसको हम करेंगे आराम से। स्किम करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको पैसेज की स्किमिंग आ गई तो आप बहुत जल्दी और बहुत कम समय में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे लिखा है, इट इज अ नेशनल शेम दैट सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय बहुत शर्मनाक बात है कि इतने सारे डिकेड्स बीतने के बाद, आजादी के इतने साल हो गए हैं, द कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू सेट फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड malnutrition। तो बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन से एक चीज समझ सकते हैं कि जो पैसेज है, जो ऑथर है, वो क्या बताना चाह रहा है कि चाहे जितना साल हो गया हो लेकिन अभी हंगर और malnutrition की प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आए, भूखमरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, भूख से कई लोगों की जानें जाती हैं। दैट एंडेंजर्स द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। स्पेशली खास करके उनके जो चिल्ड्रेन हैं, वुमेन हैं और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो वीक कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, बच्चों और औरतों के लिए सबसे ज्यादा ये है। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, GHI जो इस साल पब्लिश हुआ था, हैज नॉट इस साल, पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऑथर कह रहा है कि दिस ईयर हैज यूज्ड फॉर 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स की बात की गई। जो वो 4 इंडिकेटर्स है वो क्या क्या है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड बर्थ रेट, चाइल्ड वेस्टिंग, है ना, और जो अंडर नरिशमेंट है मतलब प्रॉपर उनको फूड नहीं मिल रहा है। सो इन ऑर्डर टू assess the performance of countries in terms of reducing the problem of hunger। अब ये इंडेक्स क्या करता है? प्लेसेस इंडिया एज वन अमंग द कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री है इंडिया दैट एक्सपीरियंसेस सीरियस लेवल्स ऑफ हंगर, जहां पे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं क्रिटिकल लेवल्स है ऑफ हंगर। दो अचीविंग द गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030, मतलब 2030 तक अगर ये एक जो एम है कि जीरो हंगर, जीरो malnutrition हो, कि आपका जो हंगर का लेवल है, मतलब ये जिसकी वजह से लोगों की, बच्चों की, वुमेन्स की डेथ हो रही है, वो 2030 तक ना हो, जीरो हंगर हो जाए, विच इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो नॉट ओनली रिक्वायर, ना कि सिर्फ उसको इनोवेशन की जरूरत है, बल्कि सस्टेन गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज की भी नीड होगी, खास करके इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स को लेकर के और पॉलिसीज को लेकर के। बट ऑल्सो फर्म रिजॉल्व टू डिराइव द डिजायर, लेकिन अगर डिजायर रिजल्ट चाहिए तो यह इस फॉर्म को रिजॉल्व भी करना होगा। जो GHI मेजर्स हैं एंड मैप्स हंगर अक्रॉस कंट्रीज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, ये जो GHI मेजर्स है यानी कि जो मेजर्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मेजर्स है, जो एक्शंस लिए जाएंगे रिलेटेड टू हंगर अक्रॉस कंट्रीज, ये इंश्योर करना होगा कि ये गोल जरूर इंप्लीमेंट हो। इन इंडिया, notwithstanding the enactment of the National Food Security Act, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसका जो इनैक्टमेंट है, मतलब जो ये लागू किया गया है 2013 में, and the build-up of food grain stocks over the years, the report reveals that, रिपोर्ट में क्या रिवील किया गया? जो debilitating hunger है continues to persist, मतलब ये जो सीरियस एक कंडीशन है ना, ये प्रॉब्लम अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक वर्ड हम देखें, debilitating यूज हुआ है, तो debilitating का मतलब क्या होता है? debilitate करना मतलब टू मेक somebody's body और माइंड वीकर, एकदम कमजोर कर देना, है ना। तो हंगर क्या है? ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इम्पेरिलिंग द बेसिक राइट, इम्पेरिल मतलब जो डेथ से रिलेटेड है, टू एडिक्वेट और सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है। दिस एट अ टाइम व्हेन सम ऑफ द नेबरिंग साउथ एशियन कंट्रीज, और जब कुछ साउथ एशियन कंट्रीज जो है दे हैव फेयर्ड मच बेटर, उन्होंने कुछ अच्छा ही किया है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडियाज GHI इंडिकेटर वैल्यूज बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको पूरा करना कहीं ना कहीं पॉसिबल शायद नहीं हो पा रहा है। हैविंग एन आउटसाइड इंपैक्ट ऑफ द इंडिकेटर वैल्यूज ऑफ द रीजन, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में ओनली 9.6% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 23 months
6 से 23 महीने के बच्चे, 23 महीने के बच्चे का मतलब हो गया जो पूरे के पूरे 2 साल की भी नहीं है, दे आर फेड अ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट ओनली 9.6% के रेट से। फर्दर एड ऑन करते हुए बोला गया चाइल्ड वेस्टिंग रेट और द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 साल के बच्चों को जैसे शेयर करने का मतलब कि बेच दिया बच्चों को, किसी को दे दिया, है ना, हु हैव लो वेट फॉर हाइट, हाइट के मतलब भाई हाइट बढ़ने के लिए थोड़ा सा वेट होना चाहिए, नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए। सो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन इज दैट 20.8%, यानी कि चाइल्ड रेट अगर देखा जाए अंडर न्यूट्रिशन वाला रेट तो वो है 20.8%। द हाईएस्ट ऑफ एनी कंट्री, जो किसी भी कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो कितना है, उस किसी भी कंट्री से बहुत ज्यादा हाईएस्ट है इन द रिपोर्ट फॉर विच डेटा वाज अवेलेबल, डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा अवेलेबल था। द चाइल्ड स्टंटिंग रेट और द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 who have low height for their age, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट भी कम है, जो इंडिकेट करता है क्रॉनिक, दैट इज वेरी क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब जो बहुत डेडली है। द चाइल्ड स्टंटिंग रेट और द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5, जो हाइट है, अंडर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी हाई, बट द GHI has been critiqued owing to the fact that comparison of rankings from one year to another cannot be done with respect to GHI scores. GHI scores या GHI measures के अकॉर्डिंग इसको हम एनालाइज नहीं कर सकते। Besides revisions of data, जब डेटा को रिवाइज किया गया उनकी मेथोडोलॉजी को देखा गया। Different countries have been included every year in the report, अलग अलग कंट्रीज को रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया और फिर डेटा निकाला गया। So however, there is no escaping the fact that the persistence of high levels of malnutrition continues to endanger the lives of children in India. ये जो कंटिन्यू malnutrition है, हंगर है, ठीक है, इसके जो हाई लेवल्स है कंट्रीज में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है, एंडेंजर मतलब जो थ्रेट है फॉर द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, एंड दिस इज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन बाय द UN चिल्ड्रंस फंड, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। नाउ ये रिपोर्ट जो एक्सेस करती है, दिस इज द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, specifically malnutrition, anemia, obesity, among other health problems, to find that diets lacking adequate nutrition were the leading cause of death across the world. जो सबसे leading cause है, जो सबसे बड़ा reason है पूरी दुनिया में बच्चों की डेथ का, वो ये है कि एक adequate nutrition नहीं मिल पा रहा है, and the reasons for poor nutrition are on account of multiple factors which show significant interstate and intrastate disparities, जो differences हैं। These include the prevalence of poverty, गरीबी है, inadequate availability of food grains, अनाज नहीं है, खाने को दाल नहीं है, कहते हैं ना खाने को रोटी नहीं है, the absence of vital nutrients in the diet नहीं है, ineffective public distribution mechanism, unequal distribution, जिनको जरूरत नहीं है उनको दिया जा रहा है, जिनको जरूरत है उनको मिल ही नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। सो द रिलेटिव स्टेटस ऑफ वुमेन विद इन द हाउसहोल्ड, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पानी भी तो नहीं मिल रहा है, पुअर सैनिटेशन है, एज वेल एज जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कॉजेज, ये सारे कॉजेज है जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इफेक्ट करते हैं। Lastly बोला गया, while there has been a lack of concerted political will on the part of successive governments, the excessive systems and policies have been unable to effectively deliver results. मतलब क्योंकि यहाँ पे किस चीज की कमी है, जो पॉलिटिकल विल है, खास करके अगर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात करें, जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जो पॉलिसीज हैं ऑलरेडी, वो इफेक्टिव नहीं है। जो करंट प्रेडिकामेंट देखा जाए हैज बीन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, ये जो पॉलिटिकल विल है और ये सब चीजों की वजह से अगर देखा जाए तो ये सारे इसके बड़े रीजन है। तो प्रेडिकामेंट की अगर हम बात बोले तो प्रेडिकामेंट आपका क्या होता है, प्रेडिकामेंट आपको यही बताता है एक अनप्लीजेंट और ऑफिशियल सिचुएशन है, ये जो इसका सबसे बड़ा रीजन है। द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज इंक्लूड द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY, अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है एक फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये बनाया गया है ये स्कीम, यानी कि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे प्रॉपर। पोषण अभियान बनाया गया, एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी हुआ, एनविजन टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन बाय 2022, कि 2022 तक में मैल न्यूट्रिशन की कमी खत्म हो जाए, ताकि कि वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, उनको कुछ कैश अमाउंट कि वो अपने देखरेख कर सके, उनको नरिशमेंट प्रॉपर मिल सके, वो खा पी सके अच्छा सा। There's drastic reduction in stunting and undernutrition. However, given the rate of progress, अगर देखा जाए जो ये रेट ऑफ प्रोग्रेस है इन द रिडक्शन ऑफ malnutrition levels
it remains doubtful whether this target can be, कहीं ना कहीं इसमें दोहराए हैं कि क्या ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा. According to a recent research paper, it is not an irony then, मतलब ये बिल्कुल शौक वाली बात नहीं कि इंडिया हैज बीन अनेबल टू इरेडिकेट hunger and severe acute malnutrition despite it being one of the fastest wealth creators in the world in recent times as per the Credit Suisse Global Wealth Report. So the governments therefore must accord, मतलब इस चीज में गवर्नमेंट को अग्री करना पड़ेगा that the highest priority to guarantee sufficient food, कि जो सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सफिशिएंट फूड और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए टू द पॉपुलेशन बाय मेकिंग एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द प्रोविजनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, राइट, टू एंश्योर सर्वाइवल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट टुवर्ड्स राइटफुल पोटेंशियल. तो बेसिकली अगर देखा जाए कि पूरा का पूरा पैसेज जो है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, मैल न्यूट्रिशन और हंगर को रिलेट कर रहा है. उसके अलावा इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ रहा है, फिर इसके वजह से यहाँ पे इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, फिर इसकी वजह से क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, फिर यहाँ पे ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कौन सी स्कीम की क्या लेकिन वो इंप्लीमेंट हो पाई. तो ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे बताई हुई हैं. अब यहाँ पे है आपके सामने ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द पब्लिक मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पब्लिक मॉडिफिकेशन के बारे में बोला गया है. तो पब्लिक मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपमान. अगर हम मॉडिफिकेशन का मतलब देखें तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक अपमान के सेंस में आता है, या आप कह सकते हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है पैसेज के अकॉर्डिंग. मींस द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी एम्बैरेस्ड, बीइंग एम्बैरेस्ड, शर्मिंदगी वाली बात क्या है. What is a public mortification? Passage के according that even after independence, adequate food uploads the life of population. That India is not beyond the clutches of starvation and malnourishment. That children, women, and unshielded groups are prone to famishment. है ना, कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर हम फैमिश कर दें, तो यहाँ पे आप लोगों ने आई होप करेक्ट आंसर ही मार्क किया होगा जब आपने ST दी होगी. तो फैमिश का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी मच हंग्री. फैमिशमेंट मतलब हंग्री से रिलेटेड है. तो पब्लिक का सबसे ज्यादा एक जो डिसरिस्पेक्टफुल कहते हैं ना, जो डिप्रेस वाली स्टेज है, एम्बैरेसमेंट जो है कि फूड अपहोल्ड्स दी लाइफ नहीं करता, ये तो रॉन्ग है. इंडिया इज नॉट बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ स्टारवेशन. और वुमेन और अनशील्डेड ग्रुप जो है दे आर प्रोन टू मैल न्यूट्रिशन. तो बी और सी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स is or are true in the context of the passage. कॉन्टेक्स्ट जो इनसफिशिएंट सस्टेनेंस है, जो मैलन्यूट्रिशन है, हंगर है, पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एकदम ट्रू है. तो पहला बोला गया कि पॉवर्टी स्प्रेड्स टू अ लार्जर डिग्री इन कैटेगरीज. जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो बहुत सारे देशों में बहुत बड़े डिग्री में है. द मैंडेटरी न्यूट्रिएंट्स आर इजिली अवेलेबल इन आवर डाइट. ये तो मिल ही नहीं रहे ना, पूरा पैसेज इसी पे तो बेस्ड है. द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट. नहीं मिल रहा है डिजायर्ड रिजल्ट. तो यहाँ पे अब ये तो सर कोई मतलब नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 1 बचा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज नॉट इन एग्जिस्टेंट. इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो करंट टाइम पे अभी भी करंट टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है. एक तो कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर मदर्स, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनके लिए करी जा रही है, ये तो है, एग्जिस्ट करती है. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है पैसेज में. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मेंशन्ड है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी मेंशन है पैसेज में, और पोषण अभियान योजना भी मेंशन है. यानी कि खाली ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पैसेज में मेंशन नहीं है. तो आंसर मार्क कर देंगे कि यही है जो नॉट इन एग्जिस्टेंस है एट द करेंट टाइम. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टैंडर्ड्स, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, दे वर अप्लाइड और वाज अप्लाइड टू इवेल्युएट द कंडक्ट ऑफ द कंट्रीज. जो कंट्रीज का कंडक्ट है उसको इवेल्युएट करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स हैं. द लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी इन ए कंट्रीज, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, या कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन. अगर यहां पे आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तीनों ही स्टैंडर्ड्स दे वर अप्लाइड टू इवेल्युएट द कंडक्ट ऑफ द कंट्रीज. तो अकॉर्डिंगली आंसर मार्क कर देंगे ऑल ऑफ दी अबव. एक बात ध्यान रखना, इफ यू रीड प्रॉपरली तो आपको दोबारा पैसेज में जाने की कभी भी नीड नहीं पड़ेगी, आप आसानी से आंसर कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू.
अब पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो मतलब करेक्ट नहीं है? तो अगर करेक्ट नहीं है तो आप आंसर यहां पे क्या मार्क करेंगे बताइए? यहां पे आप देखेंगे इन इंडिया द चाइल्ड स्टंटिंग रेट इज एट द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज। सिर्फ चाइल्ड स्टंटिंग रेट ही हाईएस्ट है, बताओ भला। देन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ द 6 and 12 months आर गिवन द प्रॉपर डाइट, नहीं दी जा रही है, प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही है, यह बात तो सही है। इंडिया हैज बीन इनकॉम्पिटेंट टू गेट रिड ऑफ स्टार्वेशन एंड सीवियर, जो सीरियस मैल फंक्शनिंग है, फूड जो स्टार्वेशन है यानी कि हंगर है, वो इनकॉम्पिटेंट है इंडिया। तो ये बात भी पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, तो आंसर मार्क करेंगे बोथ बी एंड सी। तो इस तरीके से आपने पैसेज को सॉल्व किया, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है बी सी डी ई एफ, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस ऑलरेडी क्या है, फिक्स है, यानी कि ए आपका फिक्स है, बाकी सेंटेंसेस को आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। चलो बाबा अरेंज कर लिया जाए। ये फिक्स है आपका, ये आपका फिक्स है, यानी ए आपका फिक्स है, बाकी आपको अरेंज करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स आर ईदर ग्रोन अंडर, ईदर लगा है तो ईदर के साथ और वाला आएगा, ये तो हमें पता है। आगे पढ़ लेते हैं। फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल फ्रॉम ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स फार्मिंग टेक्निक्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और दे आर प्रोड्यूस्ड used to grow organic foods are much cleaner and safer. A natural system of agriculture without the use. तो इससे रिलेट करने के लिए, क्योंकि ईदर के साथ हमेशा क्या आता है, और आता है, तो हमें ये पता है कि आप लोग सीधे सीधे डी को कर दोगे, लेकिन इसको रिलेट भी तो करो। ईदर ग्रोन अंडर, किसके अंदर ग्रो किए जाते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहां पे ए के बाद आपका आ जाएगा एफ। अब यहां पे आप इसको रिलेट करोगे और से कि विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज के। तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका हो गया 3 यानी कि डी। और दे आर प्रोसेस, या तो फिर इनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है फ्रॉम ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल फार्मिंग टेक्निक्स। तो ये हो गया फार्मिंग टेक्निक से उनको प्रोड्यूस किया जाता है। देन उसके बाद यहां पे क्या बचा हमारा, अब हम देखेंगे कि यहां पे दैट इज यूज टू ग्रो फार्मिंग टेक्निक्स यूज टू ग्रो ऑर्गेनिक फूड्स। तो यहां पे आपका आ जाएगा ई, और फिर उसके बाद फॉर द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ एज वेल, एनवायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट हो गया ए एफ डी सी ई बी। अब आसानी से हम यहाँ पे फोर्थ मार्क कर सकते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, सी है, तो मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर 2। देन हमारा सेकंड कौन सा है, सेकंड हमने देखा था एफ है, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा है, एफ है, तो हमने मार्क क्या कर दिया, एफ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहां पे अगर हम देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा यहां पे होगा, अब फिफ्थ सेंटेंस आपको मार्क करना है, तो फिफ्थ सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस आपने डी मार्क कर दिया। देन आपसे लास्ट सेंटेंस पूछा गया, तो लास्ट हमारा बी था, तो आंसर हमने मार्क क्या कर दिया, बी मार्क कर दिया। और थर्ड सेंटेंस अगर हमसे पूछा गया तो वो हमारा था क्या, डी, तो हम वहां पे उसको मार्क कर देंगे। तो एफ डी सी ई बी हमने करेक्टली आंसर मार्क कर दिए। नाउ इन द फॉलोइंग पैसेज कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं जो अपनी प्लेस में है भी और नहीं भी। ठीक है, जो अपनी प्लेस में है भी और नहीं भी है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या मार्क करेंगे बताओ। यहां पे आपको यानी कि क्लोज टेस्ट है जिसके अगेंस्ट एक वर्ड दिया हुआ है, अगर ये वर्ड अपनी प्लेस पे करेक्ट है तो आप मार्क करेंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि क्लोज टेस्ट है ये। लेकिन अगर ये करेक्ट नहीं है तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उन ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके आपको फिल कर देना है, सिंपल। लिखा है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज कम अटैच्ड विद कॉन्सेप्चुअल लिमिटेशंस। जो गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है वो किसके द्वारा, किसके थ्रू आती है, इट इज अटैच्ड विद कॉन्सेप्चुअल जो लिमिटेशंस है, जो कंसेप्ट बेस्ड लिमिटेशंस है, डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम्स है, सैम्पलिंग है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स है, इश्यूज हैं किस चीज के, कंपैरेटिबिलिटी के विद अदर सोर्सेस। लेकिन अब बट नाउ अ पॉलिटिकल डायमेंशन हैज बीन एडेड, अब एक पॉलिटिकल डायमेंशन, राजनीतिक डायमेंशन भी ऐड कर दिया गया है। वी हैव बिकम हेल्पफुली अवेयर, तो ये हेल्पफुली अवेयर तो मुझे लगता है कि करेक्ट नहीं है, तो हेल्पफुली तो होगा नहीं। दे आर अवेयर ऑफ दिस एक्स्ट्रा डायमेंशन इन रिसेंट टाइम्स स्टार्टिंग विद द जीडीपी डेटा, मतलब वो इस चीज से अवेयर हैं जो रिसेंट टाइम का जीडीपी है,
the employment data and now the consumption data. The statistical and economic aspects of data, जो statistical और economic aspects है data के, ये के रिसर्च किए जा सकते हैं मनीड ओपनली. तो मनीड ओपनली कैसे हो सकता है? मनीड का मतलब क्या होता है? दैट यू हैव एन अबेंडेंट सप्लाई ऑफ मनी, है ना, आपके पास बहुत सारी तादाद में पैसा सप्लाई हो रहा है. तो यहां पे तो ये रॉन्ग हो गया. ओपनली आर नाउ बीइंग रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड. रिसर्चर्स ने इस चीज को डिनाई किया एक्सेस टू द डेटा. वी नाउ सी डिस्कशंस. अब हम डिस्कशंस देख सकते हैं. दैट इज एडेड बाय लीक्ड रिपोर्ट्स एंड क्विक फिक्स social media comments in place of scientific data analysis. The once credible and open Indian statistical system is now turning away from objectivity and introspection. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो institutions है that were set up to safeguard their autonomy and independence. जो autonomy और independence की बात करें, they are becoming insignificant, यानी कि unimportant हो रहे हैं. So data collection cost और respondent fatigue जो है from blatant data gathering are on the rise. Well, while the new census and surveys are announced with alarming ease, no proper statistical audits are even done for this publicly funded projects. अगर आगे ऐड करते हुए बोला, though we are an early despiser of open government data, types of data to be kept in open remain the prerogative of the data collecting agency. अगर आप पैसेज देखेंगे तो बेसिकली जो जीडीपी डेटा है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि क्या क्या एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड किए गए, उन डायमेंशंस के क्या कॉज एंड इफेक्ट हैं, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं. अब पहला ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है हेल्पफुली कि बट नाउ अ पॉलिटिकल डायमेंशन हैज बीन एडेड, वी हैव बिकम हेल्पफुली अवेयर ऑफ दिस. तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है ये हेल्पफुल तो हमारे लिए होगा नहीं. दैट इज वेरी पेनफुल. डिलाइटफुल मतलब जो चीज आप एंजॉय कर रहे हो, डिलाइट है ना, जो एक दैट कॉजेज ग्रेट प्लेजर जिसे हम बोल सकते हैं, दैट कॉजेज ग्रेट प्लेजर. और पेनफुली मतलब दैट इज वेरी पेनफुल, अनप्लीजेंटली, है ना, यू आर स्ट्रेंज एनफ है इस चीज के लिए. ठीक. सेटिस्फाइंग, जो चीज सेटिस्फाइंग है, एफर्टलेसली, अगर बिना एफर्ट के कोई काम हो जाए, दैट रिक्वायर्स नो फिजिकल और मेंटल एक्शन, तो वो हो जाता है. तो यहाँ पे अवेयर आप हैं पेनफुली, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या आएगा. बी पार्ट में लिखा है द स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा. जो स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं डेटा के, दैट कैन बी रिसर्च, उसको रिसर्च किया जाता है एंड मनीड ओपनली. तो मनीड तो मतलब व्हेन देयर इज कहते हैं ना एबंडेंट सप्लाई ऑफ मनी होगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे. अगर हमने बोल दिया डिबेटेड, डिबेटेड मतलब एक काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है. तो यहां पे क्या किया गया है, जो डेटा है उसको रिसर्च किया जा सकता है और ओपनली उसके बारे में बात की जा सकती है, नाउ बीइंग रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड. तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर डिबेटेड ही हो जाएगा. लोडेड मतलब किसी चीज को लोड करना. और अगर हम बोले एनरिच्ड, एनरिच्ड का मतलब होता है इंप्रूव और एनहांस करना किसी क्वालिटी को. ठीक. और अगर फ्लश करते हैं तो फ्लश्ड का मतलब हो गया यू आर दैट कैन कॉज टू बी रिवील्ड. ठीक है. तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट देखो इसमें क्या आएगा. इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यूज हुआ है. अगर हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे क्या आएगा. द वंस क्रेडिबल एंड ओपन इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज नाउ टर्निंग अवे फ्रॉम, किस चीज से टर्न हो रहा है आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ISS इज नाउ टर्निंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी से इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा रहा है. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल और इमोशनल प्रोसेस. इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद का ही इंट्रोस्पेक्शन करना. ठीक. डिसकंटिन्यूएशन मतलब किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना. स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, एक लेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है. जो स्ट्रैटिफिकेशन है दैट इज लेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगर करना किसी चीज को लेयर बाय लेयर. आप जब कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. और अगर कॉम्प्लीमेंटेशन देखें तो कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि कॉम्प्लीमेंटिंग समथिंग, कॉम्प्लीमेंट से ही पता चल रहा है. ऑटो कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन कंजंक्शन पैटर्न, तो ऑटो मतलब कोरिलेशन बिटवीन दी एलिमेंट्स ऑफ सीरीज और अदर्स ऑफ द सेम सीरीज जो होती हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देम गिवन अ गिवन इंटरवल. ठीक है. तो यहां पे किसी भी हमें चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, ये एकदम करेक्ट है, तो आंसर मार्क कर देंगे नो चेंज रिक्वायर्ड.
नेक्स्ट बोला गया आगे कि जो डेटा कलेक्शन की कॉस्ट है और जो रिस्पॉन्डेंट फटीग है फ्रॉम ब्लेटेंट डेटा। ब्लेटेंट डेटा का मतलब क्या होता है? ब्लेटेंट कैसा डेटा होता है बताओ? अगर हम यहां पे बोल दें कि ब्लेटेंट है तो एक क्लियर डेटा गैदरिंग की बात करें, ऑब्वियस एग्जैक्ट डेटा। तो यहां पे एग्जैक्ट डेटा गैदरिंग की तो बात हो नहीं रही है, कैसे डेटा की बात हो रही है? अगर हम इंट्रूसिव बोले तो दैट कॉजेस डिसरप्शन, प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो, ठीक। और बल्जिंग, बल्जिंग होता है कोई चीज ओवर हो जाए, है ना, दैट स्वेलिंग आउटवर्ड्स, तो उसके लिए हम बल्जिंग यूज करते हैं। बाहर की तरफ जो निकल कर गया है, प्रोजेक्टिंग योर नो, और अंडर स्लंग की मीनिंग मैं आपको बता देती हूं, दैट इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड हो जाता है फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ समथिंग। तो यहां पे इसको कौन रिमूव करेगा कि जो डेटा कलेक्शन की कॉस्ट है और रिस्पॉन्डेंट फटीग है वो क्या है? फ्रॉम ऑब्वियस डेटा गैदरिंग या फ्रॉम इंट्रूसिव, जो डिस्ट्रप्शन यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है डेटा गैदरिंग, दे आर ऑन दी राइज, वो एकदम बढ़ते जा रहे हैं। तो इंट्रूसिव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू बी फिल्ड ओवर हियर। नेक्स्ट, फर्दर, दो वी वर एन अर्ली डिस्पाइजर। अब अर्ली डिस्पाइजर की बात की जा रही है। डिस्पाइजर क्या होता है? किसी चीज को कोई बहुत बुरी तरीके से डिसलाइक करता हो, वन हु डिसलाइक्स, इंटेंसली किसी चीज को डिसलाइक आपका जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पाइजर, इंटेंसली, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? दो वी वर एन अर्ली डिस्पाइजर ऑफ ओपन गवर्नमेंट डेटा, जो ओपन गवर्नमेंट डेटा है उसके लिए हम बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं, जबकि एक डिवोटेड फॉलोवर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक डिवोटेड जो फॉलोवर है गवर्नमेंट डेटा की। तो डिट्रैक्टर क्या होता है? जब डिट्रैक्टर की आप बात करते हो, वन हु डिस्पैरेजेस या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं डिट्रैक्टर, वन हु डिस्पैरेजेस। क्रिटिक, क्रिटिक्स की बात करते हैं। वोटरी क्या होता है? एक डिवोटेड फॉलोवर होता है। और अगर हम असाइल की बात करेंगे तो व्हेन यू अटैक समवन फिजिकली और इमोशनली, तो उसे हम बोलते हैं असाइल। अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो यहां पे डिस्पाइजर की बजाय होना चाहिए था वोटरी, जो कि एकदम करेक्टली यहां पे इसको रिप्लेस कर देगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन में आपको 4 वर्ड्स दिए हैं बोल्ड टाइप में, जिनका नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4। वन ऑफ दीज 5 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड मे बी ईदरली रॉन्ग स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट। इनमें से कोई एक हो सकता है रॉन्गली स्पेल्ड है या इनकरेक्ट है या इनअप्रोप्रिएट है, तो आपको वही चूज करना है जो रॉन्गली स्पेल्ड है या इनअप्रोप्रिएट है, राइट? तो चलो देखें। साइंटिफिक स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन help in making technological discoveries that are adapted to create products and techniques to make our day-to-day life more easy and comfortable। तो जब हम स्पेलिंग देखेंगे तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे टेक्निक्स की भी करेक्ट है, टेक्नोलॉजिकल की भी करेक्ट है, डिस्कवरीज की भी करेक्ट है, साइंटिफिक भी करेक्ट है, तो सभी करेक्ट है, तो आंसर मार्क कर दो ऑल करेक्ट। ये तो और इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी इंक्लूसिव। जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सो दैट जिसकी वजह से चिल्ड्रन है और जो यूथ है कहां के, ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में हैव एक्सेस टू एजुकेशन। देखो कि वो एजुकेशन को पा सके, है ना, एक्सेस यानी कि एक अप्रोच उनको बेटर मिल सके। क्या मिल सके? एक बेटर अप्रोच उनको मिल सके। तो यहां पे ये एक्सेस का मतलब क्या होता है? मोर देन एनफ, जो कि इस एक्सेस को नहीं होगा। किसी चीज को पाने का मतलब होता है एक्सेस। ACCESS होना चाहिए था यहाँ पे, जो इसको रिप्लेस करेगा। तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वर्ड इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वुमेन एम्पावरमेंट इज एम्पावरिंग वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? वुमेन को एम्पावर करना विद देयर फुल राइट्स, जो उनके पूरे के पूरे अधिकार हैं, तो लिव अ हैप्पी एंड फ्री लाइफ विदाउट एनी हेजिटेशन। होगा कि हेजिटेटिंग होगा? बताओ। यहां पे क्योंकि एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, हेजिटेशन एंड फेयर, तो ये तो बोलते बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा कि वी नीड अ नाउन ओवर हियर इन द सोसाइटी। तो इसको रिप्लेस करेगा ऑप्शन नंबर 3, हेजिटेशन होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऑबलिशन।
अबॉलिशन मतलब किसी रूल को अबॉलिश कर देना, ब्रेक कर देना। ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, करेक्ट है स्पेलिंग। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना। फ्री एंड कंपल्जन एजुकेशन, एक बात बताओ, कंपल्जन क्या है? एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये भी एक नाउन है, तो वी नीड एन एडजेक्टिव ओवर हियर। एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो एक कंपल्सन नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब एकदम मैंडेटरी एजुकेशन की नीड है, तो यहाँ पे ये इनअप्रोप्रिएट है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द बेसिस फंक्शंस। अभी एक बात बताओ, बेसिक फंक्शन होते हैं या बेसिक फंक्शन बेसिस होते हैं? बेसिस फंक्शन मतलब जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, है ना, प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं, तो बेसिस मतलब आधार होता है, बेस, तो रॉन्ग है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल देंगे द बेसिक functions of all banks are to deposit the savings of the customers through opening their bank accounts and also providing them loans। तो यहाँ पे पार्ट 1 में क्या हो गई? एरर हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से 50, ये है अब आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। इसमें एरर फाइंड आउट करनी है सभी क्वेश्चंस में, चलिए देखते हैं। टू स्टॉप द मदर टंग फ्रॉम बीइंग यूज्ड अक्रॉस द करिकुलम एज अ मीडियम इज लाइक चेंजेस द आर्किटेक्चर ऑफ द कलेक्टिव माइंड। बताओ यहाँ पे क्या एरर दिख रही है आपको? किसी को कोई भी एरर अगर दिख रही हो तो फटाफट से बताइए। क्या है यहाँ पे? लिखा है टू स्टॉप द मदर टंग फ्रॉम बीइंग यूज्ड अक्रॉस द करिकुलम एज अ मीडियम इज लाइक चेंजेस द आर्किटेक्चर। एक बात बताओ, यहां पे क्या एक जेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? लाइक क्या है? इज प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा फॉलो करता है जेरेंट को, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये चेंजेस यहां पे रॉन्ग नहीं हो जाएगा? क्या होना चाहिए था यहाँ पे? यहां पे होना चाहिए था चेंजिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द कलेक्टिव माइंड। क्लियर? तो यहां पे हमारा एरर हो गया थर्ड पार्ट में, तो आंसर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन has necessitated the increase in agriculture produced, housing facilities and healthcare facilities to meet the increased demand। यहाँ पे एरर क्या है? देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं? द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें उसकी जरूरतें हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज की जरूरत है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है, टू मीट द इंक्रीज डिमांड, जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे तो प्रोड्यूस, अगर हम देखें तो प्रोड्यूस मतलब किसी चीज को जनरेट करना, जबकि यहाँ पे किसकी चीज है? मैन्युफैक्चरिंग की नीड है, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। किसकी नीड होगी? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसकी नीड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट में एरर हो गई, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, द पिटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट, पिटिशनर ने क्या आर्ग्यू किया? that without population control measures, बिना population control measures के campaigns as well as Clean India and Save the Girl Child would not succeed। यहां पे किस पार्ट में एरर आ रही है बताइए? लिखा हुआ है कि the petitioner had argued, had है वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट है, विदाउट बिना पॉपुलेशन जनसंख्या कंट्रोल मेजर्स के कैंपेन्स एज वेल एज क्लीन इंडिया। तो कैंपेन्स का एज वेल एज कैसे आ जाएगा? रॉन्ग नहीं हो जाएगा? तो कैंपेन्स के साथ क्या होना चाहिए? कैंपेन के साथ यहाँ पे कैंपेन्स चलाने चाहिए। फिर एज एन एग्जाम्पल अगर आपको किसी चीज को बोलना है तो आप यहाँ पे एज वेल एज नहीं यूज करेंगे, आप बोलेंगे सच एज क्लीन इंडिया एंड सेव द गर्ल चाइल्ड। तो इस दो तरीके के ये आपके इसमें यूज होने चाहिए, तो यहां पे आप बोलेंगे सच एज, जो यानी कि पार्ट 3 में एरर है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जिस पार्ट में आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कॉमन सेंस वुड सजेस्ट दैट, कॉमन सेंस क्या सजेस्ट करता है? जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस है इन द लेबर मार्केट वुड रिड्यूस प्राइवेट कंजम्पशन। यहां पे क्या एरर है? कॉमन सेंस क्या है? वो सजेस्ट करता है कुछ वाइड स्प्रेड जो डिस्ट्रेस है, जैसे ऐसे जो वाइड स्प्रेड फैले डिस्ट्रेस है इन द लेबर मार्केट, दे वुड रिड्यूस प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। तो यहाँ पे तो वैसे कोई एरर नहीं दिख रही, जब कोई एरर नहीं दिख रही तो ऑप्शन नंबर 5 यानी कि नो एरर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस जो है आपकी, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस है, दे वुड पॉसिबल, है ना, वो क्या करेंगे? पॉसिबल करेंगे नीड
integrated application of fighting formation and resources with unitary आपका operational control of deployed, deploy मतलब किसी को तैनात करना, ठीक है। तो deployed की यहां पे बात करेंगे, deployed elements। तो यहां पे आपका देखेंगे तो क्या होना चाहिए बताइए, किस पार्ट में एरर है आपकी, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, यहां पे लिखा है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस वुड पॉसिबल। वुड आपका क्या है, एक मोडाल है ना, वुड आपका क्या है, एक मोडाल है। तो अगर हम वुड देखें, मोडाल के साथ हमेशा क्या आती है, V1। यहां पे नीड V1 तो ठीक है, लेकिन पॉसिबल लिखा हुआ है, पॉसिबल, जबकि हमें यहां पे एक एडवर्ब की नीड है कि नहीं है। एक वर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, ये तो रॉन्ग हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वुड पॉसिबली, यानी कि पॉसिबली नीड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ फाइटिंग फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस विद यूनिटरी ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ डिप्लॉयड एलिमेंट्स। क्लियर। तो यानी कि आपकी एरर आ गई ऑप्शन नंबर 1 में, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी को। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्या किया है, बहुत अच्छे से हमने इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने समझा भी है। तो इसी तरीके से सटीक तरीके से सारे ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के सेशन में जरूर जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.